बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2, जो कि हमारे साथ फर्स्ट यूनिट है ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में हमने पार्ट फर्स्ट जो है ना वो डिस्कस किया है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन उसका एक और हिस्सा है जो कि हमारे साथ कोर्स में शामिल है और इससे भी MCQs आ सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद भी करिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि इस सेकंड पार्ट में क्या है। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अच्छा, बताया गया है कि जो हमने पढ़े हैं जो डिजीज़ेस, ठीक है, जो कि मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ थे, बहुत सारी डिजीज़, तकरीबन 25-26 तक डिजीज़ हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसमें से अब नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग डायग्नोसिस और हमारा गोल क्या होगा वो सब यहाँ पे कॉमन दिए गए हैं। तो यहाँ से MCQs बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ज़्यादातर जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 की पेपर होती है तो वो ज़्यादातर नर्सिंग डायग्नोसिस से ही लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ ये वीडियो लेक्चर जो है ना ये ज़रूर देखना है। तो बताया गया है कि नर्सिंग डायग्नोसिस, DX का मतलब है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड विद मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर हमने डिस्कस किए हैं उस सब के लिए अब कुछ कॉमन डायग्नोसिस यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारा काम क्या होगा? रिलेट करना होगा। हम रिलेट करेंगे कि मतलब पेशेंट जो है ना ये काम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये वजह है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अल्टर फिजिकल मोबिलिटी, उसकी जो फिजिकल मोबिलिटी है उसमें चेंजेस आए हैं। और क्यों चेंजेस आए हैं? क्योंकि वो इमोबिलाइजेशन है, मतलब वो अपना मोबिलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। उसका लेंथ जो है ना वो लॉस हो गया है, उस वजह से या तो स्टेपनेस हो गई है, या फैन हो रहा है, या वीकनेस हो रही है, या कोई वेट बेयरिंग इनएबिलिटी है, ठीक है। इस सब की वजह से उसको क्या हो गया है, उसकी जो फिजिकल मोबिलिटी है वो उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है, अल्टर्ड आए हैं, चेंजेस आए हैं। अब हमारा गोल क्या होगा? हम क्या करेंगे उस पेशेंट के लिए जो कि इमोबिलाइज हो, मतलब वो अपनी मोबिलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो या उसकी मोबिलिटी में चेंजेस आए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ROM का क्या मतलब है? रेंज ऑफ मोमेंट। रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ अनअफेक्टेड जॉइंट विल बी मेंटेन्ड। क्या करेंगे? जो रेंज ऑफ मोमेंट है ना वो उस जॉइंट में मेंटेन रखेंगे जो कि अनअफेक्टेड में होता है, ठीक है। उसी तरह से बिल्कुल उसके पाँव को ठीक करेंगे, उसके जॉइंट्स को ठीक करेंगे, ताकि हमें मालूम हो जाए कि उसकी पाँव में कोई भी इफेक्ट अब नहीं रह गया, कोई भी इफेक्ट अब यहाँ पे बाकी नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। नो साइन ऑफ जॉइंट कंट्रैक्चर्स विल बी प्रेजेंट एट डिस्चार्ज। क्या करेंगे हम? जब पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे ना तो उसको देखेंगे कि उसके जो जॉइंट कंट्रैक्चर्स है, जो जॉइंट शेप स्ट्रक्चर वगैरह है, स्टेपनेस वगैरह है, ये सब तो नहीं हो रहे हैं। उसके जॉइंट में कोई स्टेपनेस, कंट्रैक्चर मतलब स्टेपनेस तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। अगर कोई साइन एंड सिम्टम ऑफ कंट्रैक्चर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे उस टाइम पे। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन अब क्या होगा इस डिजीज़ के, इस डायग्नोसिस के मुताबिक अब हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ठीक है। तो बताया गया है कि पैसिव रेंज ऑफ मोमेंट ऑन इफेक्टेड जॉइंट एज ऑर्डर। बताया गया है कि जहाँ पे जिस जॉइंट में इफेक्ट था, ठीक है, उस पे वो बंदा क्या नहीं करेगी, मतलब उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है ना वो पैसिव करेगी, यानी हम खुद करेंगे। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव वो होता है जो कि वो खुद अपने पाँव की मूवमेंट करता है, और पैसिव वो रेंज ऑफ मूवमेंट होता है जो कि हम मतलब अपने हाथों के ज़रिए से उसकी अफेक्टेड जॉइंट की क्या कर देते हैं, उसकी मूवमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। तो हम क्या करेंगे? उसको ऑर्डर देंगे कि आपकी जो अटेंडेंस है या जो नर्स है वो क्या करेगी, वो आपकी मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट उस जगह की करेगी जहाँ पे इफेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई स्टेपनेस वगैरह है, जहाँ पे आपको तकलीफ है, पेन वगैरह हो रही है, वीकनेस है, ठीक है। अच्छा, इंश्योर दैट जॉइंट आर इन करेक्ट अलाइनमेंट। आपने इंश्योर करना है कि आप जिस जॉइंट को क्या किया है, या जिस जॉइंट पे अफेक्ट है, जिस जॉइंट पे पेन है, जिस जॉइंट पे वीकनेस है, या जिस जॉइंट के में भी प्रॉब्लम है, तो आपने इंश्योर करना है कि उस जॉइंट को क्या करना है, एक करेक्ट अलाइनमेंट यानी सीधे, बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब कि सीधा रखना है, एक सही डायरेक्शन में रखना है। व्हेन एट रेस्ट एंड आफ्टर टर्निंग, ठीक है, अगर वो टर्निंग भी कर रही है तो उसका जो जॉइंट है उसको सही डायरेक्शन में रखना है, करेक्ट मतलब करेक्ट तरीके से रखना है, करेक्ट डायरेक्शन में रखना है। और दूसरा ये कि अगर वो रेस्ट पे भी है तो उस दौरान भी आपने उसके पाँव को करेक्ट पोजीशन पे रखना है। अच्छा, मेंटेन बॉडी इन प्रॉपर अलाइनमेंट। क्या करना है? आपने उसकी बॉडी को प्रॉपर अलाइनमेंट्स में के साथ रखना
है, प्रॉपर पोजीशन के साथ रखना है कि उसको बाद में अगर उसके जॉइंट जो है ना उसमें फ्रैक्चर वगैरह आया है, उसके बोन वगैरह में फ्रैक्चर आया है, तो बाद में उसकी जब वो फ्रैक्चर जुड़ जाए तो उसमें कोई मतलब इम्प्रॉपर अलाइनमेंट वगैरह ना हो या इम्प्रॉपर कोई पोजीशन ना हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसकी पोजीशन को सही तरीके से रखना है ताकि उसकी बॉडी जो है ना वो दोबारा से अपने सही डायरेक्शन में टिक हो जाए। असेस इमोबिलाइजर फॉर करेक्ट फिट एंड पोजीशनिंग एवरी स्टेप, असेस फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू फ्रैक्चर और पेन्स। बताया गया है कि आपने क्या करना है, इमोबिलाइज़र को असिस्ट करना है कि वो मतलब इमोबिलाइज़र है वो सही से मोबिलाइजेशन नहीं कर रहा है, वो सही से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही, ठीक है। तो उसको असिस्ट करना है फॉर करेक्ट फैक्ट एंड पोजीशन, किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपना जो फिट है या जो मतलब पोजीशन है वो करेक्ट तरीके से एवरी शिफ्ट में करे, ठीक है। क्या करना है, आपने उसकी इमोबिलाइजेशन को असेस करना है और फिर उस इमोबिलाइजेशन की जो वजह है उसको आपने फिट करना है और उसकी मतलब जिस लिम्ब में या हैंड में जहाँ पे भी उसकी इमोबिलाइजेशन हो रही है तो उसको आपने सही पोजीशनिंग वगैरह पे रखना है, ठीक है। उसकी सही पोजीशनिंग वगैरह करना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है। असेस फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रेशर और पेन्स। बताया गया है कि आपने क्या करना है, उसकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जैसे कि प्रेशर हो या पेन्स वगैरह हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अपने दूर करना है, आपने उसको असिस्ट करना है और उसकी कॉम्प्लिकेशन आपने क्या करना है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन को आपने बिल्कुल क्लियर कर देना है, ठीक है। आपने उसकी कॉम्प्लिकेशन को हल करना है। सुपरवाइज एक्सरसाइज टू प्रिपेयर मसल्स फॉर एम्बुलेशन। बताया गया है कि आपने क्या करना है, आपने उसकी मसल्स को जो कि मतलब एम्बुलेशन नहीं कर सकती, जो कि मोबिलिटी नहीं कर सकती, तो आपने उसकी मसल्स की इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से उसको प्रिपेयर करना है ताकि वो दोबारा से अपना जिस तरह से नॉर्मल इंसान के हैंड्स पाँव वगैरह एम्बुलेशन करती है तो बिल्कुल उस तरह से उसकी भी हैंड पाँव वगैरह क्या स्टार्ट करें, एम्बुलेशन स्टार्ट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे साथ है कि इंस्ट्रक्ट एंड यूज़ ऑफ एम्बुलेटरी डिवाइसेस फॉर अप्रोप्रिएट। बताया गया है कि आपने क्या करना है, आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है, उसको बताना है ताकि वो यूज़ करे किस चीज़ को, एम्बुलेटरी डिवाइसेस को, ताकि उसकी जो एम्बुलेशन है वो क्या करे, वो मतलब अपनी मूवमेंट वगैरह करे। जैसे कि उसकी एम्बुलेटरी डिवाइसेस में क्या आते हैं हमारे साथ, जैसे कि मसनूई अज़ाए वगैरह होती है, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं, या वो अपने किसी अटेंडेंस के साथ हेल्प कर सकती है ताकि उसकी मोबिलाइजेशन जो है ना वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, वो मोबिलाइजेशन करे, ठीक है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, फिर तक कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जॉइंट जो है ना वो बिल्कुल स्टेप रह जाए, ठीक है। तो उसकी जॉइंट को स्टेपनेस से बचाने के लिए उसको चाहिए कि वो एम्बुलेटरी करे यानी मोबिलाइजेशन करे, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट, जो कि अप्रोप्रिएट टेक्निक्स है, जो कि बिल्कुल सही टेक्निक, करेक्ट टेक्निक्स वगैरह है, करेक्ट डिवाइसेस वगैरह है, वो यूज़ कर सकती है। सुपरवाइज प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस आप मतलब दे सकते हैं कि आपने किस तरह से इस जगह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से इस पर चल सकते हैं कि नहीं, ये सब आपने उसको बताना है। असिस्ट फॉर प्रॉपर फिट ऑफ डिवाइसेस, आपने क्या करना है, उसको असिस्ट करना है और उसके लिए जो फिट डिवाइसेस है वो भी आपने क्या करना है, उसको बताना है ताकि वो उस डिवाइसेस के ज़रिए से अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे, अपनी जो इमोबिलिटी है वो दोबारा से मोबिलाइजेशन में कन्वर्ट करे, ठीक है। एनकरेज यूज फॉर ऑफ प्रोथेसिस, आपने क्या करना है, उसको इनकरेज करना है कि आप किसी प्रोस्थेसिस जैसे कि मसनूई अज़ा वगैरह हो गए, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मोबिलाइजेशन करें, ठीक है। मोबिलाइजेशन के लिए अगर आप मोबिलाइज्ड है, आप मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्थेसिस यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके अदर बॉडी पार्ट्स को क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, आपकी जो बॉडी फिटनेस है वो बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने इनकरेज करना है पेशेंट को ताकि वो इसको यूज़ करे। असिस्ट विद प्रैक्टिस, आपने क्या करना है, किसी प्रैक्टिस के ज़रिए से मतलब उसको बताना है कि इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी बॉडी के मोबिलाइजेशन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने जॉइंट्स को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं, ठीक है। असिस्ट फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, आपने क्या करना है, उसकी जितने भी साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन है उसको आप असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको असिस्ट करना है। और एंड स्टम्प एंड असिस्ट दैट प्रोस्थेसिस इज अटैच्ड करेक्टली, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे
आपने वहाँ पे उसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको असिस्ट करना है और आपने देखना है कि उसने जो मसनूई आज़ा लगाई हुई है ना वो करेक्ट अटैच हो गई है कि नहीं, ठीक है। उसको भी आपने देखना है ताकि कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वगैरह ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, मेंटेन एबडक्शन फेलो, आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों लेग्स के दरमियान एक फेलो को रखना है एबडक्शन की पोजीशन में, ठीक है। आप लोग सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको वो पोजीशन दिखाई देगा गूगल में, ठीक है। तो क्या करना है, आपने एबडक्शन जो है ना उस पोजीशन में आपने एक पिलो जो है ना वो अपने पाँव में रखना है ताकि आपके पाँव की पोजीशन जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट रहे और आपके जॉइंट की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ठीक हो जाए, ठीक है। इट्स ऑर्डर, अगर ऑर्डर में दिया गया है, अगर फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं तो फिर आप लोगों ने यूज़ करना है। अच्छा, अब दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है कि लिमिटेड एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू स्टेपनेस, फैन, लिमिटेड इमोबिलिटी एंड फटीग। बताया गया है कि उसको क्या होगी, उसकी जो एक्टिविटी इंटॉलरेंस है वो लिमिटेड हो गई है, यानी उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है वो कम हो गई है। और क्यों कम हो गई है, क्योंकि स्टेपनेस हो रही है, ठीक है, उस जगह की, यानी अगर पाँव के ज़रिए से वो चल सकता है तो अब वो नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पाँव में स्टेपनेस हो रही है, ठीक है, स्टेपनेस हो गई है, पेन महसूस हो रहा है, लिमिटेड मोबिलिटी यानी उसकी मोबिलिटी जो है ना वो कम हो गई है, ठीक है, और उसको ज़्यादा थकावट महसूस होता है। अब हमारा गोल क्या होगा, पेशेंट विल स्पेस एक्टिविटी, आपने क्या करना है, आपने उसकी एक्टिविटीज़ को रोकना है, ठीक है, ताकि वो मतलब रेस्ट करे और अपनी एनर्जी को दोबारा से कंजर्व करे, अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन करे। पेशेंट विल यूज़ असिस्टिव डिवाइसेस टू कंजर्व एनर्जी, पेशेंट जो है ना वो असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ कर सकता है ताकि उस उसके बॉडी में एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहे, यानी वो ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे उसे आराम मिल सके। उसकी जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे उसको पेन महसूस हो रहा है, जहाँ पे स्टेपनेस वगैरह हो रही है, तो उसके लिए वो किसी सपोर्टिव डिवाइसेस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस लेक्चर में जो कि हमारे साथ मतलब जो डिजीज़ है उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी है इसी तरह के डिवाइसेस के बारे में, लेकिन फिर भी आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन, अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, डिटरमाइन फैक्टर दैट इंक्रीज फटीग, आपने क्या करना है, उस फैक्टर्स को डिटरमाइन करना है जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि उसकी थकावट को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि वो उस चीज़ों से, उस एक्टिविटीज़ से दूर रखे, ठीक है। अच्छा, स्पेस एक्टिविटीज़ विद रेस्ट पीरियड थ्रू वुड द डे, आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को बताना है कि आपकी ये जो बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो स्टेपनेस हो, वीकनेस हो या कोई अदर बॉडी पार्ट में जॉइंट वगैरह में स्वेलिंग वगैरह हो गई है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो, तो आपने क्या करना है, उसको बताना है कि वो रेस्ट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि उसके सारे दिन में वो कोई भी काम ना करे, अपने काम को स्पेस दे, अपने काम की छुट्टी ले ले ताकि उसकी जो बॉडी पार्ट है जो कि किसी भी जगह पे कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। असिस्ट टू सेट गोल फॉर स्लो स्टेडी इंक्रीज इन एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिमिशन ऑफ अर्थराइटिस सिम्टम, अगर कोई अर्थराइटिस सिम्टम्स है, ठीक है, तो उससे दूर करने के लिए आपने क्या करना है, आपका गोल होगा कि आप जो है ना उसकी बॉडी पार्ट जहाँ पे अर्थराइटिस हो गई है, ठीक है, तो उसमें थोड़े से मूवमेंट करे उसकी, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज जो अपनी एक्सरसाइज होती है जो कि फिजियोथेरापिस्ट जो है ना वो प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है, वो करे और उसकी जो एक्टिविटी है वो अपना एक्टिविटी जो है ना वो थोड़ा सा परफॉर्म करे ताकि उसकी बॉडी जो पार्ट है जहाँ पे अर्थराइटिस हो गई है वो उसकी जो जॉइंट्स वगैरह है उसमें अदर इन्फ्लेमेशन वगैरह ना हो जाए, तो उसकी स्टेपनेस वगैरह से बचाने के लिए वो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। परफॉर्म एक्सरसाइज आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, अगर हीट ट्रीटमेंट हो गई है, हीट ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि हमने बताया कि स्ट्रेन या स्ट्रेस वगैरह हो गई है तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट आफ्टर 2 आवर आफ्टर 24 to 48 आवर जो है ना आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि उस जगह पे जहाँ पे स्ट्रेन हो गई है, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेन हो गई है, जहाँ पे मतलब इन्फेक्शन आया है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, उस इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए, दूर करने के लिए, उसकी पेन को दूर करने के लिए, उसकी स्वेलिंग को दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि घरेलू टोटके वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं और हीट ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा कंफर्ट मिल सकता है, तो उस कंफर्ट के बाद फिर आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार हम कूल भी अप्लाई करते हैं, अगर हीट ट्रीटमेंट कोई नहीं करता तो कूल ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर क्या बताया है कि परफॉर्म एक्सरसाइज आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं टू डिक्रीज डिस्कम्फर्ट, ताकि डिस्कम्फर्ट जो है ना वो डिक्रीज हो जाए। अप्लाई एंड सेफ मैनर्स, आपने क्या करना है, जो हीट है और जो एक्सरसाइज है वो अपने सेफ मैनर्स में सेफ तरीके से अपने अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई कूल्ड एज नीडेड, अगर आपको को किसी कूल्ड की ज़रूरत है, अगर स्वेलिंग या फैन वगैरह ज़्यादा हो रही है तो आप कूल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी बर्फ़ वगैरह भी उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 24 आवर ऑफ द इंजरी, ठीक है। और आफ्टर एक्सरसाइज फॉर डिस्कम्फर्ट, और एक्सरसाइज के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कूल्ड के बाद आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताकि डिस्कम्फर्ट से महफूज हो सके, ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड फैन अलाउइंग ग्रेटर लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, बताया गया है कि आपने क्या करना है। आपको अगर इन्फ्लेमेशन या कोई फ़ैन वगैरह ज़्यादा महसूस हो रहा है तो उस दौरान आपने क्या करना है, अपने मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। एज अ नर्स आपका काम ये होगा कि अगर पेशेंट को पेन वगैरह या इन्फ्लेमेशन हो गया है, क्योंकि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है ना इसमें इन्फ्लेमेशन और पेन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उस दौरान आपने मेडिकेशन को, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुए है वो आप एडमिनिस्टर कर ले, ठीक है। अलाउइंग ग्रेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी, आपने उसको ग्रेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है ना वो अलाउ करे कि मतलब आप कितने एक्टिविटी जो है ना इस जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी भी ना करें क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एडवाइस ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, वही असिस्टिव डिवाइसेस जो कि जिसके ज़रिए से उस जगह को सपोर्ट मिल सकती है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट माइट मेक एक्टिविटी डेली लाइफ, जो आपके डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या कर सके, वो ईजियर बना सकते हैं, ठीक है। और आपको एनर्जी कंजर्व करने में भी हेल्प हासिल कर सकती है। असिस्ट एंड ऑब्टेनिंग नीडेड डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस इसको नीडेड है, जैसे कि सपोर्ट वगैरह, बैंडेज वगैरह हो गया, कोई मतलब किसी को फ्रैक्चर लगा है तो उस दौरान क्या कर देते हैं, उसमें रॉड लगाते हैं, ठीक है, या कोई अदर डिवाइसेस, सपोर्ट डिवाइसेस वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो वो आप उसको बताइए और उसको लगा भी सकते हैं, ठीक है। सुपरवाइज प्रैक्टिस विद असिस्टिव डिवाइसेस, आपने क्या करना है, जो असिस्टिव डिवाइसेस उससे प्रेस्क्राइब्ड हो गए हैं, उसको ज़रूरत है तो उसके आपने प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट को सही मालूमात हो। अब जो तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है कि पेन ड्यू टू इंजरी, कोई इंजरी हो गई है उस वजह से उसको पेन हो रही है, ठीक है। सर्जरी हो गई है तो उस दौरान भी पेन हो सकती है, एंड या कोई जॉइंट डिसऑर्डर है जैसे कि आर्थराइटिस वगैरह हो गए, ठीक है, उस दौरान भी उसको पेन हो सकती है। अच्छा, अब हमारा गोल क्या होगा कि पेन विल बी कंट्रोल्ड एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, आपने क्या करना है, जितना पेशेंट बता रहा है कि मुझे कितना पेन हो रहा है, ठीक है, तो उसके ज़रिए से आपको उसकी जो एविडेंस हो है हमारे साथ, यानी जो पेशेंट बता रहा है कि मुझे इतना पेन हो रहा है, यानी बहुत सवेयर पेन है, ठीक है, 8 नंबर पे पेन है, ठीक है। जो फैन की स्केल होते हैं उसके अपने अपने नंबर्स होते हैं, तो 8 पे बहुत सवेयर पेन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके मुताबिक ही उसके पेन को कंट्रोल करना है। पेन विल बी डिक्रीज्ड विद मेडिकेशन, और पेन जो है ना वो मेडिकेशन के ज़रिए से भी, जैसे कि हमारे साथ एनाल्जेसिक वगैरह हो गए, उसके ज़रिए से भी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। अच्छा, अब बताया गया है कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा अगर किसी को पेन हो रही है, ठीक है। तो असिस्ट फॉर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पेन लेवल, आपने क्या करना है, उसके पेन के लेवल को मालूम करना है। ये हम किस चीज़ के ज़रिए से, स्केल के ज़रिए से, जो कि हमारे साथ पेन स्केल होता है उसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं, जैसे कि कोल्डेरा हो गया, ठीक है, कोल्डेरा के ज़रिए से भी हम पेन को असेस कर सकते हैं, ठीक है। सच इज़ इंक्रीज प्रेशर जो होती है उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, मतलब क्या करना है, आपने उस जगह पे थोड़ा प्रेशर डालना है, ठीक है। जब उसको हम प्रेशर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पेशेंट जो है ना वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर उस पर प्रेशर डालते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है ना वो चीखता है, रोता है, या कोई मतलब कुछ कहता है कि ज़्यादा पेन हो रहा है वगैरह, ठीक है। तो उससे भी हम पेशेंट के पेन को असेस कर सकते हैं। इन्फेक्शन हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गई है। पोजीशन को देखते हैं कि पोजीशन की वजह से तो पेन ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी एक जगह है उस पर इन्फेक्शन लगा है और उस पोजीशन पे वो पेशेंट पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पे इन्फेक्शन भी है और वो पड़ा भी है, तो इस पर डबल पोर्स आया है, ठीक है। तो इस वजह से भी उस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या स्वेलिंग तो नहीं है, स्वेलिंग को भी हम चेक करते हैं, ठीक है। असेस पेन इज
सिस्टमेटिक, ठीक है। आपने क्या करना है, पेन को असिस्ट करना है सिस्टमेटिक, यानी किसी मतलब सिस्टम के ज़रिए से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैनर्स एंड ट्रैक कोर्स ऑफ फैन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फैन कंट्रोल। क्या करना है आपने, ऑब्जेक्टिव मैनर एंड ट्रैक कोर्स, आपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उस मैनर से आपने क्या करना है, उसके पेन को मालूम करना है, ठीक है। और फिर उसके पेन को किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके लिए इफेक्टिवनेस वाला तरीका जो है ना वो देखना है, ठीक है, और उस पर अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्ट एंड रिलैक्सेशन, आपने क्या करना है, उसको रिलैक्सेशन के बारे में इंस्ट्रक्ट करना है, बताना है कि आप रिलैक्स रहें, ठीक है, आपका जो पेन है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन एंड इमेजिनरी टेक्निक, आपने उसके पेन को डिस्ट्रैक्ट करना है, मतलब उसकी जहन को डिस्ट्रैक्ट करना है कि उसको कोई पेन हो ही नहीं रहा है, ताकि उसका पेन जो है ना वो मतलब उसके जहन जो है ना उससे ये पेन निकल जाए कि मुझे पेन भी हो रहा है, ठीक है। अगर उसके जहन से ये बात निकल जाए तो उसको कोई महसूस ही नहीं होगा कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। एंड इमेजिनरी टेक्निक, और इमेजिनरी टेक्निक के ज़रिए से जैसे कि उसका मतलब पहले उसको रिलैक्स करो, ठीक है, उसके जहन जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करो उसके पेन की तरफ से, और फिर उसे कोई इमेजिनरी टेक्निक जैसे कि उसे कोई मतलब कोई शो वगैरह दिखाए, ठीक है, या कोई मतलब ऐसा कोई मतलब कोई इन्जॉयमेंट वाला, कोई इंटरटेनमेंट वाला इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड करे, ताकि उसका फ़ैन जो है ना वो उसके जहन से निकल जाए, उसकी जहन जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसकी वजह से भी उसकी पेन जो है ना वो डिक्रीज़ हो सकती है। इंस्ट्रक्ट एंड यूज़ ऑफ वेरियस हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट टू डिक्रीज पेन, ठीक है, या अगर फिर भी पेन ज़्यादा है और कम नहीं हो रहा है तो आप उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आप एनी टाइप ऑफ टेक्निक जैसे कि हीट टेक्निक हो गया, ठीक है, या कोल्ड टेक्निक हो गया, जिसके ज़रिए से पेन जो है ना वो कम हो सकता है, वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसके पेन जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट एनाल्जेसिक जो कि हमारे साथ पेन किलर्स होते हैं, ठीक है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड स्टेरॉइड मेडिकेशन जो कि पेन के लिए बहुत ज़बरदस्त बेस्ट मेडिकेशन है, ठीक है, वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए से वो जो है ना वो अपनी मतलब उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा स्टेरॉइड वगैरह के ज़रिए से, और उसका पेन जो है ना वो उसके जहन से निकल जाएगा, ठीक है। एज ऑर्डर टू डिक्रीज पेन, इंस्ट्रक्ट एंड यूज्ड एंड साइड इफेक्ट ऑफ ईच ड्रग, आपने क्या करना है, आपने उसे बताया है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस ड्रग्स के, ठीक है, तो आपने डरना नहीं है अगर कोई इस तरह की साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो आपको दिखाई दे, ठीक है, मतलब लीवर की हो या किडनी की हो, ठीक है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, उस मेडिकेशन की उस ड्रग की साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। अगर वो किडनी का पेशेंट है और ये ड्रग जो है ना किडनी के ज़रिए से बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, तो फिर आपने उस ड्रग को क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। कोई और ड्रग जो है ना वो आप लोग उस दौरान दे सकते हैं, तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सारा पता होना चाहिए। असेस टू एन एनाटॉमिकली करेक्ट पोजीशन टू एनहेंस सर्कुलेशन एंड अलाइनमेंट, आपने क्या करना है, पेशेंट को एनाटॉमिकली करेक्ट पोजीशन पे असिस्ट करना है, ठीक है, और उसको बताना है कि किस तरह से आपने किस पोजीशन पे रहना है ताकि आपका जो पेन है वो कम हो जाए। एडवाइस टू ऑफ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ पेन कंट्रोल, आपने उसको ऐसे मेथड एडवाइस करने हैं जिसके ज़रिए से उसका पेन जो है ना कम हो सकता है। जैसे कि हमारे साथ एक पेन कम करने की एक मेथड होती है जिसको हम टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस जो है ना ये हमारे साथ इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन होती है, इसके ज़रिए से उस जगह की जो मतलब उसकी जो पेन है उससे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। ये जो टेंस की मेथड है ये आप लोग यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ठीक है, इस पर एक अलग वीडियो भी हम बनाएंगे, या आप लोग देख भी सकते हैं अदर वीडियोस के ज़रिए से, ठीक है, या आप लोग सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि टेंस मेथड जो है ना वो किस तरह से होते हैं। मॉनिटर पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, आपने मॉनिटर करना है कि पेशेंट जो है ना उसका पेन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यूज़ फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ पेन कंट्रोल, और उसके लिए जो मेडिकेशन आप यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए से उसको मॉनिटर करना है कि उसकी जो एनाल्जेसिया है या जो मतलब पेन है वो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। तो अगर किसी मेडिकेशन के ज़रिए से उसकी जो पेन है वो जल्दी से कंट्रोल हो रहा है तो आपने उसको लिखना है कि ये इफेक्टिवनेस मेडिकेशन है इस पेशेंट के लिए, इसकी पेन इससे बहुत जल्द कंट्रोल हो सकता है, तो वो उसके लिए क्या है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया बन गया, ठीक है, जिसको हम PCA कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है कि पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू ट्रॉमा और सर्जिकल
इंसिशन, कोई सर्जिकल इंसिशन हो गई है या ट्रॉमा हो गई है, उस वजह से पेशेंट क्या है, पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन है, ठीक है, उसकी मतलब इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ट्रॉमा हो गई है या कोई सर्जिकल इंसिशन हो गई है, ठीक है। तो अब हमारा गोल है क्या होगा कि नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी साइन हमें नहीं देखना चाहिए इन्फेक्शन की, ठीक है, विल बी प्रेजेंट पेशेंट पे, ठीक है, एज एविडेंस बाय नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, उसकी जो वाइट ब्लड सेल्स काउंट है वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के दौरान बहुत हाई होता है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, उसको एज एविडेंस आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको अपने बिल्कुल नॉर्मल लेवल तक लाना है। एंड नॉर्मल टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर जो है ना ये भी ड्यूरिंग इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो है ना हाई होता है, ठीक है, तो उसको भी अपने नॉर्मल करना है, इज एविडेंस ऑफ नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। वाउंड विल बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, उसकी जो वाउंड है जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है तो उसके जहाँ पे सर्जरी वगैरह हो गई है या ट्रॉमा हो गई है तो उस वाउंड को आपने बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई रखना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, तो फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को यूज़ करना है, जैसे कि हमारे साथ अब कोरोना में जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आए थे जो कि इसोफीज़ वगैरह थे, ठीक है, तो उसको आपने फॉलो करना है ताकि कोई इन्फेक्शन की चांसेस ना हो जाए, ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन व्हेन परफॉर्मिंग पेशेंट केयर एंड यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स फॉर वाउंड और पेन केयर्स, ठीक है, बताया गया है कि अगर आप किसी का वाउंड असेस कर रहे हैं, ठीक है, या किसी पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो उस दौरान आपने अपने आप को बिल्कुल मतलब अपने हैंड्स को हाइजीन रखना है, ठीक है, ग्लव्स वगैरह यूज़ करने हैं, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है उन सबको यूज़ करना है ताकि किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, ठीक है, या आपको कोई इन्फेक्शन न लग जाए किसी पेशेंट से, ठीक है। असेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एवरी शिफ्ट में, यानी मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, तीनों शिफ्ट्स में आपने क्या करना है, इन्फेक्शन के साइंस को असेस करना है, ठीक है। असेस वाउंड फॉर रेडनेस, वाउंड ऑफ रेडनेस यानी रेडनेस, स्वेलिंग या टेंडरनेस वगैरह तो नहीं हो रही है, उसको भी आपने असेस करना है, ठीक है। एडमिनिस्टर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब की गई है, यानी एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो कि हमारे साथ इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, ठीक है, तो वो एज अ प्रोफाइलैक्टिक, एज अ प्रिवेंटिव फॉर्म आप लोग उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। असेस टेम्परेचर ट्रेंड्स एंड ट्रेंड टू WBC वैल्यू फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, आपने हर बार उसका टेस्ट करना है, उसका टेम्परेचर देखना है, उसका WBC काउंट देखना है कि वो कहीं मतलब रेस तो नहीं हो गई है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो गए, क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान ये ज़्यादा हाई होते हैं, जो WBC है और जो टेम्परेचर है ये हाई हो जाते हैं, तो इसको भी आपने असेस करना है, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है कि नहीं। असेस पेशेंट फॉर सब्जेक्टिव साइन ऑफ मलीज, आपने पेशेंट की जो मतलब थकावट वगैरह है उसको भी आपने असेस करना है कि पेशेंट को कोई थकावट वगैरह तो उसकी साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है, ठीक है। स्निप अराउंड कास्ट फॉर साइन ऑफ फाउल ऑर्डर इंडिकेटेड इन्फेक्शन, अगर उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह दिखाई दे, ठीक है, उस जगह मतलब किसी पेशेंट की इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में आपको दिखाई दे तो आपने क्या करना है, उस जगह को आपने सूंघना है ताकि उसकी स्मेल किस तरह से है, ठीक है, उसकी स्मेल जो है ना कहीं फाउल ऑर्डर तो नहीं हो, क्योंकि ये जो है ना कि हमारे साथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की स्मेल वगैरह हो सकती है, ठीक है, तो उसको भी आपने क्या करना है, असेस करना है और उसको भी आपने मतलब स्निप करना है ताकि हमें पता चले कि ये जो इन्फेक्शन है ये मतलब ये जो वाउंड है अब इन्फेक्शन में तो कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस दौरान आपने ये सब एक्टिविटीज़ कर। अच्छा स्टूडेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन नेक्स्ट जो कि हमारे साथ लास्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है, तो वो क्या है, ये सब MCQs पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है इसको। अच्छा, अल्टर्ड सेल्फ केयर एबिलिटी ड्यू टू इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन की वजह से उसकी जो सेल्फ केयर एबिलिटी है मतलब वो अपने आप की अब सही से केयर नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वो इमोबिलाइज है, वो कहीं इस जगह से उधर नहीं जा सकती, तो वो किस तरह से अपने आप को साफ रखेगी, किस तरह से अपनी सेल्फ हाइजीन करेगी, ठीक है। तो आपका गोल क्या होगा, आपका गोल ये होगा कि पेशेंट विल रिसीव असिस्टेंस फॉर ऑल एक्टिविटी डेली लाइफ्स एज नीडेड, ठीक है, पेशेंट के लिए एक असिस्टेंस जो है ना वो ज़रूरी है, उसको आपने क्या करना है, उसको बताना है कि किस तरह से पेशेंट की
पेशेंट विल रिसीव असिस्टेंस, पेशेंट की क्या होनी चाहिए, पेशेंट विल रिसीव असिस्टेंस, पेशेंट के साथ एक असिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी जो सारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, उसकी जो नीडेड्स है, जो केयर है, जो हाइजीन वगैरह है, वो परफॉर्म कर सके पेशेंट के साथ, ठीक है, उसकी सफाई वगैरह कर सके, ठीक है, किसी इन्फेक्शन वगैरह से, ताकि वो इन्फेक्शन वगैरह से बच जाए। अच्छा, अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है, तो असिस्ट डिग्री ऑफ इनेबिलिटी, आपने क्या करना है, उसकी डिग्री ऑफ इनेबिलिटी को चेक करना है, टू परफॉर्म वेरियस सेल्फ केयर एक्टिविटी, के वो अपनी कितने हद तक अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म कर सकता है। फॉर्मुलेट प्लान टू असिस्ट पेशेंट विद एक्टिविटी डेली लाइफ, क्या करना है, आपने एक प्लान बनाना है पेशेंट के लिए कि वो किस तरह से अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को गेन करेगा और किस तरह से अपना सेल्फ केयर खुद परफॉर्म करेगा, ठीक है। आंसर कॉल्स फॉर असिस्टेंस विद टॉयलेटिंग फॉर प्रॉपर्टी, आपने क्या करना है, आपने उसके मतलब जो उसके साथ जो असिस्टेंट आई है उसको मतलब पेशेंट को समझाना है कि अगर आपको टॉयलेट वगैरह अटेंड करना हो, ठीक है, तो अपने असिस्टेंट्स के साथ जाइए, अपने असिस्टेंट को बताइए, ताकि आपका जो सेल्फ हाइजीन है वो बिल्कुल महफूज रहे, ठीक है। और जो बेड फैन होता है ना, बेड फैन आप लोग देख सकते हैं, एक टाइप ऑफ मतलब पेशेंट के लिए एक टाइप ऑफ टॉयलेट बनाया हुआ होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सा होता है, जो कि बेड में उसको मतलब उसको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका पिक्चर भी, ठीक है, ये इंटरनेट पे मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो वो आपने क्या करना है, वो अपने ज़्यादा टाइम के लिए उसके बेड पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन वगैरह क्या हो सकते हैं, कास हो सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गर टाइम के लिए नहीं छोड़ना है, अगर उसको ज़रूरत है तो जस्ट उस टाइम के लिए अपने उसको मतलब वो प्रोवाइड करना है, बाकी उससे क्या करना है, उसको हटाना है उस जगह से। ओपन फूड कंटेनर्स को ओपन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। कट फूड जो है ना एज नीडेड फॉर सेल्फ फीडिंग विद वन हैंड, क्या करना है, वन हैंड से उसको मतलब सेल्फ फीडिंग अगर वो कर सकती है तो सेल्फ की फीडिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वन हैंड से उसको सेल्फ फीडिंग हो जाए, क्योंकि अगर दोनों मतलब एक हाथ से और फिर अटेंडेंस के हाथ में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, पेशेंट के हाथ में भी हो सकता है, तो दोनों हाथों के इन्फेक्शन जो है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह खास हो सकती है, तो उसे चाहिए कि वो सेल्फ फीडिंग जो है ना वो परफॉर्म खुद करे, ठीक है, या फूड कटिंग वगैरह हो गए वो भी खुद करे। अच्छा, डू नॉट सर्व एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड्स, आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड भी प्रोवाइड नहीं करने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसको डिफ़िकल्टी हो ड्रिंकिंग में, टीके होल्डिंग में, या किसी मतलब किसी ऐसे पेशेंट को आपको गर्म पानी दे दे जो कि इमोबिलाइज्ड पेशेंट हो, ठीक है, तो वो ना तो उसको ड्रिंक कर सकेगा, क्योंकि वो अपने लिए खुद फिर उस पानी को ठंडे नहीं कर सकते, ठीक है, या हॉट लिक्विड हो जो कि वो पी नहीं सकता, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल पानी जो है ना या नॉर्मल लिक्विड जो है ना वो प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेस एंड हेल्प पेशेंट टू बी एज सेल्फ सफिशिएंट एज पॉसिबल विदाउट एनकरिंग एंड फटीग विद परफॉर्मिंग एक्टिविटी डेली लाइफ, ठीक है, बताया गया है कि क्या करना है, प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेस, उसके लिए असिस्टिव डिवाइसेस जो है ना वो प्रोवाइड करना है, ताकि पेशेंट की हेल्प हो जाए, पेशेंट जो है ना वो रेस्ट में रहे, ठीक है, पेशेंट को सपोर्ट मिल जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ठीक है, एंड पॉसिबल विदाउट एनकरिंग एंड फटीग, ताकि पेशेंट जो है ना वो उसको कोई थकावट वगैरह महसूस ना हो और वो अपना डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है ना वो ईजिली परफॉर्म कर सके, ठीक है, उस असिस्टिव डिवाइसेस के ज़रिए से। कॉशन पेशेंट about change in life center of gravity with a limb is casted or amputated, अगर किसी पेशेंट का कोई लिम्ब वगैरह एम्पुटेटेड हो गए है या कास्टेड हो गए है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको मतलब बताना है उसकी लाइफ की जो चेंजेस आई है, उसको आपने क्या करना है, उसको कॉन्सर्ट करना है, उसकी मतलब मेंटली भी उसको तैयार रखना है, ठीक है, और उसकी कॉशंस वगैरह भी पेशेंट को क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो ये लेक्चर था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फुली कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए